दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री आज दोबारा फिर आपके साथ एक नए विषय को लेकर के आज एक नए विषय का टेस्ट लेकर के जिसका नाम है समास। आज हम समास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है हमारा दोराहा। दोराहा शब्द है दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताना है कि दोराहा शब्द खालिस्तान का उदाहरण है कि यहाँ पे दोराहा जो शब्द है वहाँ पे कौन सा समास है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है और तत्पुरुष है। ऑप्शन ए में द्वंद्व, बी में बहुव्रीहि, सी में द्विगु और डी में तत्पुरुष। चलिए बताइए कि दोराहा शब्द में कौन सा समास है। दोराहा शब्द, जो दोराहा शब्द है वहाँ पे कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बता दूं। जहां पर प्रथम पद में संख्या मिल जाए, प्रथम पद में संख्या मिल जाए और दूसरे पद का ही द्योतक हो, अर्थात दूसरा पद ही प्रधान रहे। अर्थात जब प्रथम पद में संख्या हो और दूसरा पद जो भी हो, चाहे वो कुछ भी संज्ञा हो, अगर वो उसी की टोटली मिला के उसी की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे द्विगु समास होता है। अगर वो किसी अन्य की बात करने लग जाएगा ना प्रथम पद में संख्या होने के बाद, तब वो बहुव्रीहि बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके सामने ही है। क्वेश्चन है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कमल नयन में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम केवल और केवल आपका टेस्ट लेना नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। एक लॉजिक को समझाना है कि इसका आंसर ये कैसे बना, ताकि आपके माइंड में वो चीज फीड हो जाए और दोबारा कभी गलती ना कर पाओ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। अब ऑप्शन है आपके पास बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु या कर्मधारय है। अब देखिए कमल नयन, अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, एक शब्द तो विशेष्य है और दूसरा क्या है, उसका विशेषण बना हुआ है। क्योंकि नयन की बात करें, नयन कैसे है, कमल के समान है। अर्थात नयन क्या बन चुका है, जिसकी विशेषता बताई गई है, और विशेषता कैसी है कि वो कमल के समान है। तो शायद आपको पता हो, जहां पर विशेष्य और विशेषण पाए जाते हैं वहां पर कर्मधारय समास होता है। जहां पर भी आपको विशेष्य और विशेषण इकट्ठे मिल जाएंगे, अब ध्यान दो, विशेष्य और विशेषण दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, हमें पूछू कमल के समान कौन है, आप बोलोगे नयन है सर। मैं पूछू नयन कैसे, आप बोलोगे कमल के समान है। अगर इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर इस एक शब्द में ही है ना, तो वो कर्मधारय समास बन जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर वो है कर्मधारय समास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में पूछा गया कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है। अर्थात कौन सा ऐसा शब्द है जहां पर अविभाव समास है। अविभाव के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको लॉजिक साथ में दे रहा हूं। अविभाव में होता क्या है, प्रथम पद में अव्यय मिलता है। साथियों प्रथम पद में अव्यय मिलता है। चलो छोड़ो अव्यय का, अगर आपको ना पता हो, अव्यय के बारे में कहा जाता है जो अ प्लस व्यय हो, जो कभी व्यय ना होता हो, जो कभी रूप ना बदलता हो, लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कुछ भी ना उसमें परिवर्तन है, वो अव्यय कहलाता है। चलो ना पता हो, कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको ना पता हो अव्यय का, तो उनको उपसर्ग का तो पता होता है। ये लगभग क्या होता है, अव्यय उपसर्ग के रूप में भी यूज होते हैं। अगर प्रथम पद में उपसर्ग हो जाए ना, तो वहां पर क्या होता है, अविभाव समास हो जाता है। पढ़ लीजिए, नवग्रह, गांठ, कर, महात्मा या आमरण। अभी आपको पता है आ जन्म, आ मरण, ये जो आ है ना, वो एक अव्यय के रूप में यूज होता है। वो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे जाना शब्द है, जाना मतलब कहीं पर जाना, और आ जोड़ दिया तो आ जाना। ठीक है, जैसे जन्म शब्द है, जन्म मतलब जन्म लेना, आ जोड़ दिया तो आ जन्म अर्थात जीवन पर्यंत। अब ये आ क्या है, एक उपसर्ग है, तो साफ सी बात अविभाव समास कौन सा बन जाएगा, आ मरण हमारा, या आ जन्म होता तो आ जन्म। ठीक है, तो ये आ मरण हमारा क्या बन जाएगा, अविभाव समास बन जाएगा। दोबारा ध्यान दीजिए दोस्तों, अविभाव कौन होता है, इसके शुरू में आपको उपसर्ग दिखाई दे जाए, अव्यय दिखाई दे जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसको कौन सा समास कहा जाता है। लॉजिक सुन लीजिए,
देखिए दोस्तों, दो शब्द होते हैं, दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। संक्षेप करना, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। दो शब्दों के बीच की कड़ी को निकाल के उन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, उनको संक्षिप्त कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, सिकोड़ दिया गया, ये समास कहलाता है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों ही पद, देखिए ध्यान से पढ़िए, किसी समास में जब दोनों शब्द प्रधान हो जाएं, अर्थात दोनों ही प्रधान बनकर आए, दोनों का अलग अलग अपना महत्व हो, दोनों की अलग अलग अपनी विशेषताएं हो, या फिर मैं कहूं दोनों का अपना अपना एक परिचय हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अभी होता कौन सा है, द्वंद्व। तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल भी आएगा, स्पष्ट भी करेंगे, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ दिन रात, अब दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया दिन रात। दिन रात में अगर दिन देखे, दिन की अपनी एक खुद की पहचान हो, रात की खुद की पहचान हो, दोनों अलग अलग एक संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब दिन रात को इकट्ठा कर दिया है, दिन को हम अलग बोलेंगे उसका भी अपना अर्थ है, रात को अलग बोलेंगे उसका भी अपना अर्थ है। और अगर दिन रात का विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, दिन और रात। तो एक ये शॉर्टकट भी है आपके सामने, जब किसी दो शब्दों को अलग करने के लिए बीच में और जोड़ना पड़ जाए ना, तो वो द्वंद्व का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द्वंद्व। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23वां हमसे कह रहे हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। देखिए मैंने अभी अभी बताया आपको, पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का बोध करा दे, वो तो द्विगु रहेगा। मगर पहला पद संख्यावाचक हो, किसी विशेष का बोध करा दे, वो बहुव्रीहि रहेगा। तो यहाँ पे तो क्या रहेगा, समूह का बोध करा रहा है तो द्विगु समास रहेगा। द्विगु कहाँ पे, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा द्विगु समास। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर द्विगु समास होगा। दोस्तों समास को ध्यान से समझना है, केवल प्रैक्टिस सेट के अनुसार आंसर नहीं देना, समझना है कि द्विगु क्यों हुआ, क्योंकि इसने किसी विशेष का बोध कराया। ये बहुव्रीहि कैसे हो सकता था, अगर मान लो मैं कहता एक दंत, एक दंत में भी तो प्रथम पद संख्या ही है एक, अब मैंने बोल दिया दंत। मगर यदि मैं पूछूं ना कि एक दंत का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जी गणेश होता है। अर्थात एक दंत में दो शब्द है, एक और दंत, मगर ना तो हम एक की बात कर रहे ना दंत की बात कर रहे। एक दंत बोलते ही आप कहोगे सर आप तो गणेश की बात कर रहे हो। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक दंत तो आया है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरा एक दांत आया है या आपका एक दांत आया है, आप कहोगे सर आप गणेश की बात कर रहे हो कि गणेश तो आया है। कहाँ पे आया है गणेश, हमने तो देखा नहीं, और मैंने कहा एक दंत तो आया है, ठीक है, और आप कहोगे सर गणेश नहीं आया। अर्थात यहाँ पे किसी और की बात की जा रही है, शब्द कुछ और है, बात किसी और की है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि बन जाता है। मगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसने कहा कि प्रथम पद में संख्या और समूह का ही बोध करा दे, उसी से संबंधित समूह का बोध करा दे, तो क्या हो जाएगा, वो द्विगु हो जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, द्वंद्व समास है। अब यहाँ पे देखिए द्वंद्व, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, दोनों ही पद बराबर हो वहां पे द्वंद्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है द्वंद्व समास कौन सा है इसमें। देखिए भाई, लंबोदर नहीं है, अंधकूप नहीं है, नर नारी को देखिए, नर और नारी दोनों का अलग अलग अस्तित्व है या नहीं। नारी एक अलग चीज है, नारी एक अलग चीज है, दोनों संज्ञाएं हैं, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो। और अगर मैं कहूँ नर नारी का अगर हम विच्छेद करेंगे तो दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। और जहां पर भी दोनों के बीच में और लगाना पड़ जाए तो क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, समझते रहना साथ साथ, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये समास आपको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से इसको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी प्रकार टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए और हिंदी में एक भी नंबर ना कट जाए किसी परीक्षा में, इस मुहिम को सफल करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, द्वंद्व समास का आपको पता चल गया, नर नारी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। और तो कब बता पाओगे, जब आपको समास के बारे में पूर्णतः विशेषता नॉलेज हो। तो देखिए दाल रोटी, दाल रोटी में दाल का अलग अस्तित्व है, रोटी का अलग अस्तित्व है, तो बीच में और लगा सकते हैं, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर दो अलग अलग अस्तित्व की बात आए तो आप बीच में और लगा के उसका विग्रह कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा ही किया गया, दाल और रोटी लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी पे। बी में क्या लिखा गया, पंचानन, पांच है जिसके आनन शिव, ठीक है। तो पंचानन किसको बोलते हैं, 5 + आनन 5, मुंह को पंचानन थोड़ी ना बोलते हैं, पंचानन तो शिव को बोलते हैं। अब मैं कहूं कि पंचानन है ना, आरती में भी सुना होगा,
पंचानन वगैरह वगैरह वगैरह। तो पंचानन शिव का नाम है। मैं कहूँ पंचानन जी के मंदिर में चलो, तो आप कहोगे जो 5 मुंह वाले के मंदिर में, नहीं, आप कहोगे शिव जी के मंदिर में। मैंने तो 5 मुंह की बात की, आप शिव की बात कर रहे हो, ठीक है, अर्थात किसी विशेष की बात की जा रही है, तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और 5 है आनंद जिसके, इसी प्रकार से उसका विग्रह होगा। आगे ब्रैकेट में शिव भी लिख के इसने ये स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष की बात और बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। अरे बताइएगा, पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय, क्या पुस्तक और आलय या पुस्तक के लिए आलय? पुस्तकालय किसको बोलते हैं? एक पुस्तक है और एक घर है, दोनों को मिला के पुस्तकालय बन गया क्या? या उसी घर को पुस्तकालय बोलोगे जहां पर पुस्तक रखी जाती है, जहां पर किताबें होती हैं, जहां पर किताबें होती हैं उसी को तो पुस्तकालय बोलेंगे। पुस्तक तो आप सभी के घर पे है, पुस्तक तो हमारे सबके घर पे है। क्या सभी का घर पुस्तकालय हो गया? नहीं, पुस्तकालय केवल वही कमरा है जहां पर पुस्तक रखी जाए, ठीक है। तो यहां पर ये विग्रह गलत किया है, पुस्तक और आलय नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुस्तक के लिए आलय, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ये पूछा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही गलत है। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देख लीजिए भाई। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। एक तो उसके पैटर्न को समझना कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, नंबर 2 उस टॉपिक को समझना। अब आपके लिए क्या हो गया था कि आप किसी न किसी क्लास में टॉपिक समझते थे, उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने एक तरीका ही ढूंढ निकाला कि दोनों के दोनों सोल्व हो जाए, कि एक टेस्ट को लिया जाए, उसका एनालाइज किया जाए, पूरे उसके टॉपिक्स के बारे में उसकी डिटेल बताई जाए, ताकि बच्चे जिसने समास पढ़ा नहीं है वो समझ भी जाए, और जिसने समझ रखा है वो अपना आंसर भी दे दे, ठीक है। और जिस समस्या है किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में ही उसको वो समझ में भी आ जाए। तो देखिए, पढ़िएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आया था, मैंने कहा था जहां पर विशेष्य विशेषण होगा कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय। तो ढूंढ लीजिए कर्मधारय कौन से ऑप्शन में है, अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष, डी ऑप्शन में कर्मधारय है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, देख लीजिए। 27 क्वेश्चन पूछा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अरे वाह, क्या बात है। द्विगु किसे कहते हैं? अभी भी आपको बताया था, प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा समूह का ही बोध करा रहा हो, किसी अन्य का बोध ना करा रहा हो। तो माता पिता, अभी माता और पिता दोनों की अलग अलग अपनी सत्ताएं हैं, तो यहाँ पे तो और लग जाएगा, तो यहाँ पे तो द्विगु नहीं हो गए, तो द्वंद्व का उदाहरण हो गया। उसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति तो यथा एक उपसर्ग है, तो ये तो अविभाव का उदाहरण हो गया। उसके बाद है नवग्रह और उसके बाद है पीताम्बर, ठीक है। नवग्रह और पीताम्बर, पीताम्बर किसको बोलते हैं? पीत प्लस अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा, पीला कपड़ा, ये तो कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वो पीला है, तो ये कर्मधारय बन गया। तो बच गया क्या? नवग्रह। नवग्रह को देख लेते हैं। नौ ग्रह मतलब ग्रह, 9 ग्रह मतलब ग्रह, अर्थात 9 ग्रह, अर्थात प्रथम जो शब्द है वो 9 संख्या का बोध करा रहा है, दूसरा जो है ग्रह वो समूह का बोध करा रहे हैं, 9 ग्रहों का समूह, अर्थात ये तो बिल्कुल द्विगु बन गया, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। ओके दोस्तों, उसके बाद चलते हैं चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द देख लीजिए साथियों, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है और तत्पुरुष है। कौन सा समास है चौराहा शब्द में? बताइएगा भाई। अच्छा, चौराहा कहा किसे जाता है? चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ते, चार रास्तों का समूह जहां पर हो, जहां पर चार रास्ते मिलते हो उसको चौराहा कहा जाता है। ऐसा तो नहीं मैं चौराहा कह रहा हूं और बात किसी और की चल रही हूं, मैं कह रहा हूं चौराहा और आप कहते हो जो मटका, हाँ मटका तो रखा है, मैं चौराहा कह रहा हूं तो आपको चार रास्ते ही समझ में आ रहे हैं, तो वही चीज, अर्थात चौ मैंने चार, राह मतलब रास्ते, रास्तों का समूह कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो द्विगु होता है क्योंकि किसी और की बात कर नहीं रहा और प्रथम पद में संख्या, प्रथम पद में संख्या हो और किसी और की बात कर रहा हो या खुद की बात, अरे प्रथम पद में संख्या होने के बाद हो ही दो सकते हैं, या तो बहुव्रीहि हो सकता है या द्विगु हो सकता है। अब बहुव्रीहि होने के लिए किसी और की बात करनी चाहिए और द्विगु होने के लिए साफ सी बात है खुद की बात करनी चाहिए, तो यहाँ पे द्विगु है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? आपको पता चल गया होगा, लिखना एक अलग क्रिया है, पढ़ना अपनी एक अलग क्रिया, दोनों की अलग अलग सत्ताएं हैं और बीच में हम लिख सकते हैं लिखना और पढ़ना,
है ना। लिखने पढ़ने के बीच में ऐसे लिखते हैं, लिखना और पढ़ना, अगर और लगाना पड़ सकता है और लगाने से सही भी होता है तो हम बोल देंगे भाई द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व है, अलग अलग सत्ताएं हैं दोनों की। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। दोबारा फिर कह रहा हूं, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? अष्टाध्यायी समास है। अष्टाध्यायी जो शब्द है वहां पर समास कौन सा है? देखिएगा भाई, अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारी? अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? ए, बी, सी या डी? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अष्ट मैंने 8, अध्याय मैंने अध्याय। ठीक है, अध्याय मतलब जो आप चैप्टर जिसको बोलते हो, आप जिसको पाठ बोलते हो, तो 8 अध्यायों का समूह बन गया ना। 8 अध्यायों का समूह बन गया ना, तो 8 अध्यायों का समूह बन गया तो हमारा क्या होगा? द्विगु होगा भाई, साफ सी बात है। मगर ये आपको एक बात बता दूं, अष्टाध्यायी कईयों के दिमाग में आ चुका होगा, जिसने संस्कृत पढ़ी है उसके दिमाग में आ चुका होगा जी अष्टाध्यायी तो एक विशेष ग्रंथ है, संस्कृत का एक महान ग्रंथ है। हाँ जी है, बिल्कुल है, बहुव्रीहि समास होता है अष्टाध्यायी में। मगर ऑप्शन को देख लीजिए मेरे दोस्तों, ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया। अगर यहाँ पे बहुव्रीहि होता तो हम बहुव्रीहि बोल देते उसको, अब तब हम द्विगु नहीं बोलते, बहुव्रीहि ही बोलते, चाहे द्विगु उसके अंदर होता। मगर बहुव्रीहि है ही नहीं, तो अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी में अगर बहुव्रीहि समास ना माना जाए तो कौन सा माना जाए? क्योंकि ऑप्शन के आधार पर बताइए ना, तो कौन सा होगा? द्विगु होगा। यही तो होता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि ऐसा ना हो तो क्या होगा, इसीलिए तो 4 ऑप्शन होते हैं। मैं हर कोई बच्चा मुझे बोलता है सर कंपटीशन की तैयारी करना मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि तैयारी करना मुश्किल नहीं है, किसी टॉपिक को समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब बन जाता है जब उसके सामने 4 आंसर दिए और कहता है इसमें से बताओ कौन सा है, केवल और केवल इनमें से छांटो, तब मुश्किल बन जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आपको ये बताना है कौन सा है। अष्टाध्यायी में क्या है भाई? अगर बहुव्रीहि होता तो आप बहुव्रीहि बोलते, या बहुव्रीहि नहीं है तो आप केवल केवल द्विगु बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर बन जाएगा 8 अध्यायों का समूह। उसके बाद है जनतंत्र शब्द निम्न में से किस प्रकार के समास का उदाहरण है? जो जनतंत्र शब्द है भाई दोस्तों, जनतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र, और ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तत्पुरुष, अब जो भी बच गया वो तत्पुरुष में आता है। तत्पुरुष में क्यों आता है? क्योंकि कारक की कुछ विभक्तियां होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान संबंध का के अधिकरण में संबोधन है यारे, ये विभक्तियां अगर 2 शब्दों के बीच में विभक्तियां जोड़ने से उसका विग्रह बन रहा हो और उसको हटाने से वो समस्त पद बन रहा हो तो वो तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। और यहाँ पे जनतंत्र के बीच में क्या जोड़ेंगे? जन मैंने लोग, तंत्र मैंने तंत्र, तो क्या बोलोगे? लोग तंत्र ना, लोगों का तंत्र, उसको ही तो जनतंत्र बोलते हो ना, लोगों का तंत्र। तो बीच में से हमें का को हटाना पड़ा था, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो सर तत्पुरुष समास था। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम इसी प्रकार से आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे, टॉपिक को समझाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।